दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आप बच्चों को यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो पिछले सालों के हैं वो सॉल्व करा रहा हूँ। तो उसी कड़ी में हम आपको बीपीएससी का एक क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन में एक बार आप बच्चों के लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 आया था 66 बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के एग्जाम में। एक्सप्लेन दी रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी बाय हिक्स, कंपेयर इट विद सैमुअल्सन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड। तो हमें जो बेसिकली एक्सप्लेन करना है वो एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन दी रिवीजन थ्योरी ऑफ डिमांड बाय हिक्स। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि हिक्स ने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रिवीजन थ्योरी ऑफ डिमांड। उसमें अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। हालांकि ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है अगर आप डिफरेंट कोर्सेज देखोगे, लेकिन ये वाली वीडियो में मैं ज़्यादा पॉइंट कवर करने वाला हूँ। तो जितने भी कोर्सेज में ये वीडियो है वहाँ से ये डिलीट करके, मतलब वो जो पुरानी वीडियो वो डिलीट करके हम यही वाली वीडियो को लॉन्च करेंगे, लगाएंगे। तो आप जिस भी कोर्स में हो आपको यही वाली वीडियो मिलेगी। तो आप यहाँ से टॉपिक शुरू कीजिएगा जिसका नाम है हिक्स लॉजिकल थ्योरी ऑफ डिमांड। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो मार्शल थे, मार्शल की जो अप्रोच है डिमांड थ्योरी की वो एक तरीके से कह सकते हैं कार्डिनल पर बेस्ड है, जिसको सुधार करते हुए हिक्स ने एक ऑर्डिनल अप्रोच प्रेजेंट की। हिक्स की ऑर्डिनल अप्रोच को सैमुअल्सन ने रिजेक्ट किया और सैमुअल्सन की जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है उसको उन्होंने प्रेजेंट किया और हिक्स की जो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी है वो प्रेजेंट मतलब एक तरीके से उसको क्रिटिसाइज किया। जब हिक्स ने ये देखा कि उनकी थ्योरी क्रिटिसाइज हुई है, उन्होंने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की जो अच्छाइयाँ थी उनको स्वीकार किया और अपने इंडिफरेंस कर्व को एक तरीके से सेक्रीफाइस कर दिया। यानी कि खुद हिक्स ने रिवीजन थ्योरी ऑफ डिमांड में कहीं पर भी इंडिफरेंस कर्व का यूज़ नहीं किया है। बिना इंडिफरेंस कर्व का यूज़ किए ही उन्होंने अपनी डिमांड थ्योरी को समझाने की कोशिश की है। तो प्रोफेसर हिक्स हिमसेल्फ रिजेक्टेड द इंडिफरेंस कर्व टेक्निक एंड डेवलप अ न्यू अप्रोच जिसको हम नाम से जानते हैं लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी या लॉजिकल अप्रोच ऑर्डरिंग अप्रोच के नाम से जाते हैं। और जो बुक था उसका नाम था रिवीजन थ्योरी ऑफ डिमांड जो कि 1956 में हिक्स के द्वारा पब्लिश की गई। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वर्क ऑफ पॉल सैमुअल्सन। सैमुअल्सन डेवलप अ न्यू थ्योरी इन द एरिया ऑफ कंज्यूमर थ्योरी नोन एज रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। और जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है वो बेसिकली बिहेवियरल अप्रोच पर बेस्ड है, साथ ही साथ उसमें इकोनॉमेट्रिकल अप्रोच का भी यूज़ किया गया है। तो जो हिक्स थे उन्होंने अपनी नई थ्योरी डेवलप की और नई थ्योरी डेवलप करते समय उन्होंने बिहेवियर अप्रोच का भी यूज़ किया और साथ ही साथ उन्होंने इकोनोमेट्रिकल अप्रोच का भी यूज़ किया, यानी कि एक तरीके से उन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच का भी यूज़ किया और अपनी नई थ्योरी डेवलप की। हालांकि हम आपको यहाँ पे मैथमेटिकल उसका जो प्रूविंग है वो नहीं करा रहे हैं। हिक्स यूज बिहेवियरल एंड इकोनोमेट्रिक्स अप्रोच टू डेवलप हिज लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी बट नॉट एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। देखिए यहाँ पे मैं आपको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और वीक ऑर्डर में डिफरेंस भी कराऊंगा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है वो 3 बेसिक एजम्पशन पर है। पहला बिहेवियरल अप्रोच यूज़ की उन्होंने, दूसरा उन्होंने अर्थमेटिकल आप कह सकते हैं इकोनोमेट्रिकल अप्रोच यूज़ की और तीसरा उन्होंने वीक ऑर्डर को माना, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर को माना। तो बाकी की 2 अप्रोचें तो हिक्स ने यूज़ कर ली, लेकिन उन्होंने अभी भी वीक ऑर्डर को ही माना था अपनी हाइपोथेसिस का बेस, जो कि उन्होंने इंडिफरेंस कर्व में माना था। तो अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार वीक ऑर्डर और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर क्या है। तो पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ वीक ऑर्डर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर क्या है और फिर हम अपनी थ्योरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए वीक ऑर्डर की और एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। देखिए अगर मान लीजिए, मैं पहले स्ट्रॉन्ग ऑर्डर समझा रहा हूं, अगर मान लीजिए ए, बी और सी में से मैंने ए को चूज किया है तो ये दिखाता क्या है अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ए जो है वो बेटर है बी से या ए जो है वो बेटर है सी से। इसका मतलब जो गिवन ऑप्शन आपके पास हैं उनमें से ए ही बेटर है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। यानी कि अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑर्डर हाइपोथेसिस लेके चलते हो तो आप ये एज्यूम करके चलोगे कि जो भी
आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आप उसमें से वही चूज करोगे जो कि बचे हुए ऑप्शन में सबसे बेटर होगा। वीक ऑर्डर कहता है कि अगर आपने ए बी सी में से, या मान लीजिए ए बी में से ए चुना, तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखाता है कि बी जो है वो स्ट्रांग नहीं है ए से। ये दिखाता है कि ये नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ए को चूज किया है तो दो बातें पॉसिबल हो सकती है। नंबर वन, या तो ए स्ट्रांग है बी से, या ए इक्वल है बी से। इसको बोलते हैं बच्चों वीक ऑर्डर एंड स्ट्रांग ऑर्डर अप्रोच। यानी कि वीक ऑर्डर अप्रोच हमें बताती है कि अगर कोई कंज्यूमर ए को चूज करता है तो हम पक्के तौर पर ये नहीं कह सकते कि ए बी से बेटर ही होगा। दो बातें हो सकती है, या तो ए बी से बेटर है या ए बी के बराबर है। लेकिन जब हम स्ट्रांग ऑर्डर में बात करते हैं तो अगर ए बी में से ए को चुना जाता है तो हम स्ट्रांगली ये कहते हैं कि ए बेटर होगा बी से, तभी इसको चुना गया है। तो बेसिकली बच्चों यही दोनों में डिफरेंस है। तो जो हिक्स ने अपनी लॉजिकल ऑर्डर को समझाने के लिए वीक ऑर्डर का ही प्रयोग किया था, स्ट्रांग ऑर्डर का प्रयोग नहीं किया। तो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं बच्चों अभी हम, और हम आपको बताते हैं कुछ एजम्पशन, उसके बाद हम फिर इस कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले एजम्पशन है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस हाइपोथेसिस। It state that the consumer select the one which he preferred the most from among the alternative open to him। यानी कि वो उसको पसंद करेगा जो उपलब्ध विकल्पों में से सबसे बेटर है। इसके अलावा अगला है मोर ऑफ कमोडिटी इज ऑलवेज प्रेफर टू दी ओवर लेस ऑफ इट। यानी कि कम कमोडिटी के कंपेरिजन में हमेशा कंज्यूमर ज़्यादा कमोडिटी को ही पसंद करेगा। इट इज़ बेस्ड ऑन वीक ऑर्डरिंग, यानी कि वीक ऑर्डरिंग पे बेस्ड है। इसका मतलब अगर ए और बी गिवन है, ए और बी गिवन है और वो ए को चुनता है तो इसका मतलब है कि ए या तो बेटर होगा बी से, या ए बराबर होगा बी के। दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन बी किसी भी स्थिति में बेटर ए से नहीं हो सकता क्योंकि उसने ए को चूज किया हुआ है। देयर आर टू कमोडिटी एक्स एंड वाई, एक्स एंड एम। तो एक्स जो है वो गुड्स है और एम जो है वो या तो आप कह सकते हो कंपोजिट गुड्स बोल सकते हो या मनी बोल सकते हो। प्राइस ऑफ एक्स चेंज एंड द एम रिमेन दी कॉन्स्टेंट। ठीक है, एम इज कंपोजिट कमोडिटी। तो बच्चों दो हाइपोथेसिस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि रिवीजन थ्योरी ऑफ डिमांड में बताई गई थी। सबसे पहला हाइपोथेसिस है प्रेफर्ड हाइपोथेसिस एंड लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी, प्रेफर्ड हाइपोथेसिस एंड लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी। दूसरा है डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो पहली है प्रेफरेंस हाइपोथेसिस एंड लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी। तो प्रेफरेंस हाइपोथेसिस एंड लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसी वीडियो में हम आपको डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों प्रेफरेंस हाइपोथेसिस एंड लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी की। इसका मतलब है कि एक कंज्यूमर चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस अवेलेबल टू हिम विच इज मोस्ट प्रेफर ऑफ रैंक मोस्टली हाई। यानी कि कंज्यूमर जो है अगर उसके पास कई सारे विकल्प हैं तो वो उस विकल्प को चुनेगा जो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। मान लीजिए उसने बी विकल्प को चुना, तो इसका मतलब है कि इस केस में जो बी है इट इज more preferable than A, C and D. Hicks implies that the consumer is given market situation, choose the most preferred combination and he will choose different combination in different market situation, but choose in different market situation will be constant with each other। यानी कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब कहने का क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक और पेज हम ले लेते हैं। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके प्रेफरेंस में। देखिए मैं आपको समझाता हूं। मतलब पहला तो कंज्यूमर के बिहेवियर में प्रेफरेंस होगा, दूसरा कंसिस्टेंसी होगी। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हम केस वन ले लेते हैं। केस वन ये मार्केट कंडीशन वन है, जिसमें से मान लीजिए ए बी सी है, तीन ऑप्शन है और उसने बी को चुना, ये उसने चुन लिया। अब मान लीजिए केस टू आया, उसके पास विकल्प थे बी, सी और डी। इसका मतलब यह हुआ कि वो सी को नहीं चुन सकता। नो, क्यों नहीं चुन सकता? क्योंकि किसी और कंडीशन में उसने सी को रिजेक्ट किया था। यानी कि ए कंडीशन में उसने सी को रिजेक्ट किया था। अब वो या तो बी को चुनेगा या डी को चुनेगा। डी को क्यों चुन सकता है? क्योंकि डी तो पहले था ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि इस कंडीशन में अगर वो सी को चुनता है तो उसका बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं कहलाएगा। यानी कि लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी कहती है कि किसी भी कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो एक तो लॉजिकल होता है, दूसरा प्रेफर्ड होता है। यानी कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी भी पाई जाती है, लॉजिकल भी होता है, कंसिस्टेंसी भी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि वो डी को चुन सकता है। अब मान लीजिए उसने डी को चुना, अब केस टू आया तो वो ए और डी में से
अब वो ए को नहीं चुन सकता क्योंकि उसने किसी और केस में ए को रिजेक्ट किया था, डी को प्रेफर किया था। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि B इज प्रेफरेबल देन A एंड D इज प्रेफरेबल देन B। इसका मतलब है कि D इज प्रेफरेबल देन A। तो इसी को बोलते हैं बच्चों कंसिस्टेंसी, यानी कि कंज्यूमर के बिहेवियर में कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। उसका बिहेवियर अगर कंसिस्टेंस नहीं होगा तो आगे की बात नहीं बनने वाली है। तो टॉपिक पे वापस आ जाते हैं बच्चों। इसके अलावा यहाँ पे जो इसका जो बेस्ड है वो स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑर्डर पर बेस्ड है। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और वीक ऑर्डर के ऊपर हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मैं ये डिलीट कर दूंगा बाद में, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ए और बी है, तो अगर आपने ए को चुना तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर कहेगा कि ए जो है वो हमेशा प्रेफरेबल देन होगा बी के। ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है। वीक ऑर्डर क्या कहता है कि अगर आपने ए को चुना है बी पर, तो इसका मतलब है कि ए या तो स्ट्रॉन्ग है बी से या ए इक्वल है बी के, यानी कि कोई भी बात हो सकती है। तो उनका जो हिक्स का जो अप्रोच है वो वीक ऑर्डर पर बेस्ड है। देखिए इंडिफरेंस कर्व को तो उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ पे मैं आपको उनकी जो चॉइस है, जो कंसिस्टेंसी सॉरी जो लॉजिकल ऑर्डरिंग है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये ग्राफ है, इसको हमने नाम दे दिया है ओ बी ए। तो ये हमारा एंगल है ए ओ बी। इस पर एक पॉइंट है ये वाला ए और एक पॉइंट है ये वाला। तो कंज्यूमर ने मान लीजिए ए को चुना, तो पक्के तौर पर ये नहीं कह सकते कि ए जो है वो ए बी से प्रेफरेबल है या ए बी के बराबर है। हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ए बी के बराबर हो लेकिन कंज्यूमर ने ए को चुना हो। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया कमोडिटी वाई और यहाँ पे लिख दिया मनी। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर के पास टोटल मनी ओ ए है और बी गुड्स पाने के लिए वो मान लीजिए ओ एच खर्च करता है, सॉरी गलत बोला, ए एच खर्च करता है। यानी कि अब उसके पास जो कॉम्बिनेशन बचेगा वो ओ एस प्लस ओ एम का बचेगा। ठीक है, उसने खर्चा कितना किया, उसने खर्चा किया ए एच, एम ओ उसके पास बचा हुआ है और ओ एम गुड्स वो बाय कर रहा है, यानी कि ओ एम गुड्स हो गई उसके पास और ओ एच पैसा हो गया। ओके बच्चों, हमने क्या किया, एक सीधी लाइन खींची इसके ऊपर और इसके ऊपर एक पॉइंट लिया एल। यानी कि एल पॉइंट क्या बताता है कि हमारी एक्स गुड्स तो उतनी ही है ओ एम, लेकिन जो मनी है वो ज़्यादा हो गई, इतनी हो गई। मान लीजिए इसको यू बोल देते हैं। इसके बाद इसका मतलब उसके पास मनी कितनी है, ओ यू मनी है। इसका मतलब ये हुआ कि L इज प्रेफरेबल देन B, क्योंकि L में Y गुड्स ज़्यादा है या मनी ज़्यादा है एज कंपेयर टू B पॉइंट के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में हम देख पा रहे हैं कि A जो है वो L के बराबर है क्योंकि A की लाइन पर है और L इज प्रेफरेबल देन B। अब हम पक्के तौर पे कह सकते हैं कि A जो है वो प्रेफरेबल देन होगा B के। तो इसी को उन्होंने लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी के थ्रू समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से कंज्यूमर के बिहेवियर में लॉजिकल होता है, ऑर्डर लॉजिक होता है। तो बच्चों इस पूरे के पूरे टॉपिक में एक और चीज़ आपको समझानी होगी, वो है डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में। तो कुछ कंडीशन है जिसमें हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी टेस्ट में कुछ कंडीशन में वो पास होगा, कुछ कंडीशन में वो कंसिस्टेंसी टेस्ट में फेल हो जाएगा और आपको ये बताना है कि कौन से केस में कंसिस्टेंसी टेस्ट में वो पास हो रहा है, कौन से केस में वो फेल हो रहा है। तो कई सारे केसेस को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला केस है व्हेन वन ऑफ द टू प्राइस इनकम लाइन होली आउटसाइड दी अदर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा ना ये वाला डायग्राम ऊपर आना चाहिए था, ये नीचे आना चाहिए था। तो जब मैं एडिटिंग करूँगा तो ठीक कर दूंगा। फिलहाल ये वाला डायग्राम जो है वो इस वाले के लिए है। ओके बच्चों, तो ये आप ध्यान रखिएगा, यानी कि व्हेन वन ऑफ द टू प्राइस लाइन लाइज होली आउटसाइड दी अदर, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। अब देखिए इस केस में हम देखेंगे कि हमारा जो चॉइस है उसमें कंसिस्टेंसी है या नहीं है। अब देखिए व्हेन ए लाइज होली आउटसाइड दी बीबी, यहाँ पे ए जो है वो आउटसाइड है बीबी के, यानी कि जब हम बी की जब मान लीजिए ये हम एक केस वन है, केस वन में हमने ए को चूज किया और केस टू में हमने बी को चूज किया। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे बिहेवियर में कंसिस्टेंसी है या नहीं है।
तो क्योंकि केस 2 में ए था ही नहीं, तो डेफिनेटली हमने जो चूज किया वो बी को किया। इसका मतलब जो था ही नहीं उसको चूज कैसे कर सकते थे? तो इसका मतलब है कि इस केस में केस 1 में ए को चूज करना और केस 2 में बी को चूज करना इज कंसिस्टेंट। बात क्लियर कर लो बच्चों। यानी कि अगर मान लीजिए एक जगह पनीर है और एक मान लीजिए छोले भटूरे, तो कंडीशन मुझे पनीर ज़्यादा पसंद है लेकिन मेरे पास में पनीर भी था और छोले भटूरे भी थे। कंडीशन केस 1 में आप बी भी खरीद सकते हो केस और ए भी खरीद सकते हो। तो डेफिनेटली मैंने पनीर खरीदा क्योंकि मुझे पनीर ज़्यादा पसंद था। लेकिन अगर कंडीशन 2 हो जहाँ पनीर हो ही नहीं, तो डेफिनेटली मैं छोले भटूरे खाना पसंद करूंगा। तो ये कंडीशन 2 को दिखा रहा है। इसका मतलब इस केस में जो बिहेवियर है वो कंसिस्टेंस है। दूसरा केस कहते हैं व्हेन टू प्राइस लाइन इंटरसेक्ट विद ईच अदर। देखिए यहाँ पे किसी ना किसी पॉइंट पर प्राइस लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ए वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं। और पहली कंडीशन हमने मानी है कि व्हेन द बोथ सेलेक्टेड सिचुएशन लाइज लेफ्ट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए पॉइंट इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला हमने ये ब्लू से किया है, आप ध्यान से समझिएगा बेटा। ये ए पॉइंट है, यानी इस लाइन में ए और बी दोनों अवेलेबल हैं और आपने ई को चूज कर लिया। यानी कि केस वन में आपने ए को चूज कर लिया क्योंकि बी तो अवेलेबल है, लेकिन ए और बी में आपने ए को चूज कर लिया। बहुत बढ़िया। अब केस 2 की बात करें तो केस 2 तो ये वाली लाइन बता रहा है, ये वाली जो है, यानी कि केस 2 में केवल बी अवेलेबल है, ए अवेलेबल ही नहीं है। देखिए बी अवेलेबल है, ये वाला हिस्सा है ना केस 2 का, दिस एंगल, इसमें बी अवेलेबल ही नहीं है, सॉरी ए अवेलेबल ही नहीं है। तो आपने बी को चूज कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले केस में भी आप कंसिस्टेंस हो, यानी कि एक केस में आपने ए को चुना, दूसरे केस में दूसरे को चुना, क्योंकि जो केस 1 है उसमें बी अवेलेबल ही नहीं है, मतलब बी अवेलेबल है लेकिन आपने ए को चुना। और केस 2 में क्योंकि ए अवेलेबल ही नहीं है इसलिए आपने बी को चुना। तो आपका जो बिहेवियर है वो कंसिस्टेंस माना जाएगा। कंसिस्टेंसी टेस्ट में ये वाला जो थ्योरी है ये पास हो जाएगी। अगले हम बात करते हैं बच्चों जिसमें कह रहा है कि बोथ द सेलेक्टेड सिचुएशन लाइज लेफ्ट टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब देखिए, अब मान लीजिए केस 1 है हमारा, ये वाला केस 1 है, दिस वन, ये वाला पूरा। केस 1 में 2 चीज अवेलेबल है, ए भी अवेलेबल है और बी भी अवेलेबल है। आपने बी को चुना क्योंकि वो ऊंचा दिख रहा है आपको। और केस 2 में क्या हुआ, आपके पास बी है ही नहीं। देखिए मैं आपको अगर अंडरलाइन कर दूं, ये देखिए केस ये वाला, दिस वन, क्योंकि बी है ही नहीं इसलिए आप किसको चुनोगे, आप ए को चुनोगे। यानी कि केस 2 में केवल ए अवेलेबल है तो आपने ए को चुन लिया। इसका मतलब इस वाले केस में भी आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। अगला केस की बात कर रहे हैं बच्चों जिसमें लिखा हुआ है कि बोथ द सेलेक्टेड सिचुएशन लाइज आउटसाइड दी वजह पॉइंट इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों के दोनों बाहर चले गए। अब देखिए इस वाले केस में हम देखते हैं, देखिए प्लीज आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए इस वाले केस में ओनली 1 है, यानी कि केस 1 में आपने ए को चुन लिया क्योंकि बी है ही नहीं। ओके बच्चों, तो आपने केस 1 में किसको चुना, ए को चुना क्योंकि बी अवेलेबल ही नहीं है। और दूसरे केस में आपने क्या किया, ये वाला देखिए, ये वाला आपने बी को चुना क्योंकि ए अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है वो केस में। यानी कि पहले केस में बी अवेलेबल नहीं है अगर आप इसको ठीक तरीके से देखोगे तो, और दूसरे केस में बी अवेलेबल है, ए अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब केस 1 में आपने ए को चुना, केस 2 में बी को चुना। इस तरीके का बिहेवियर कंसिस्टेंट बिहेवियर ही कहलाएगा। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं बच्चों और हम देखते हैं अगला। कह रहा है बोथ द सेलेक्टेड सिचुएशन लाइज आउटसाइड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोथ द कंडीशन। अब देखिए यहां पे हमें चूज करना है। देखिए यहां पे हमें देखना है कि अब इस लाइन में हमारे पास में ए भी है और बी भी है। मान लीजिए इस केस में केस 1 है हमारा, आपके पास में ए और बी दोनों अवेलेबल है, ठीक है जी। अगर आप केस 1 में ए अवेलेबल है और आप ए चूज करते हो और केस 2 में भी दोनों अवेलेबल हैं, ए और बी, लेकिन आप बी चूज कर रहे हो,
तो इस तरीके का जो बिहेवियर है वो कंसिस्टेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि पहला ही केस आया जिसमें दोनों ही कॉलम आ रहे हैं। देखिए इस वाले में भी दोनों आ रहे हैं और इस वाले में भी दोनों आ रहे हैं, यानी कि अगर आप केस 1 में ए चूज करते हो और केस 2 में बी चूज करते हो तो आपके बिहेवियर में इस इनकंसिस्टेंसी पाई जाएगी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपने पहले जिसको छोड़ा था आपने दोबारा उसी को चूज कर लिया। इसका मतलब आपका बिहेवियर इनकंसिस्टेंसी टेस्ट में फेल हो गया। केस 3 देखते हैं, कह रहा है टू प्राइस लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे दैट वन ऑफ द टू सेलेक्टेड सिचुएशन लाइज एट द क्रॉस एंड अदर सेलेक्टेड सिचुएशन में आइदर आउटसाइड और इनसाइड द क्रॉस। यानी कि एक तो होगी क्रॉस पर, तो क्रॉस पर हमने क्या किया, ए को ले लिया। चलिए यहाँ पे हमने क्रॉस पे ले लिया, तो ये कंडीशन 1 है। मान लीजिए ये कंडीशन 1 है। अब आप देखिए कंडीशन 1 में कहीं पे भी बी नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन केस 1 में आपने क्या किया, ए को चुना, क्योंकि ए बी था ही नहीं इसलिए आपने ए को चुन लिया। और केस 2 में देखते हैं, केस 2 देखिए, केस 2 ये वाला है, ये सारा का सारा हिस्सा केस 2 का है। केस 2 में ए और बी दोनों हैं, लेकिन आपने बी को चुना। केस 1 में आपने ए को चुना, केस 2 में बी को चुना, तो इस तरीके का बिहेवियर कंसिस्टेंस कहलाएगा। क्योंकि पिछले इस वाले केस में देखिए इनकंसिस्टेंट तब कहलाता जब बी होता लेकिन आप ए को चुनते, लेकिन बी था ही नहीं। जब था ही नहीं और आपने दूसरे केस में बी को चुना, इसका मतलब आपका जो बिहेवियर है वो कंसिस्टेंस बिहेवियर कहलाएगा। तो ये बात तो बच्चों ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी जान चुके हैं कि इनकंसिस्टेंस तब कहलाएगा जब आप एक बाजार में एक चीज खरीद रहे हो और दूसरे बाजार में सेम विकल्प होने के बाद भी आप उसकी जगह कोई और चीज खरीद रहे हो। तो इसका मतलब इस केस में वो कंसिस्टेंसी टेस्ट में वो पास हो गया। अगला वाला केस देखते हैं। देखिए यहां पे हमें समझना है द चॉइस ऑफ ए इन ए सिचुएशन। देखिए यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे ए है, ये देखिए ये दिस ए, यानी कि केस 1 में ए और बी दोनों हैं, लेकिन उसने ए को चुना। और दूसरे केस में अगर मान लीजिए कि केस 2 में बी, ए और बी दोनों हैं और अगर वो बी को चुनता है जैसा कि यहां पे दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब है वो इनकंसिस्टेंस बिहेवियर होगा। उसका जो बिहेवियर है वो पूरी तरीके से इनकंसिस्टेंसी के साथ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी इनकंसिस्टेंसी से ऐसे फेल हो गया। लास्ट करें तो अगर ये दोनों पॉइंटों पे काट रहा है तो इसका मतलब है कि ए और बी बराबर है। दोनों ही केसेस में वो किसी को भी चूज कर सकता है, तो इस केस में भी कंसिस्टेंसी टेस्ट पास होगा। इसका मतलब हमने जितनी भी सिचुएशन पढ़ी है उनमें 2 सिचुएशन में ही कंसिस्टेंसी टेस्ट में फेल हुआ है। पहला, व्हेन बोथ पोजीशन ए एंड बी विद इन द क्रॉस, एक तो ये वाला है विद इन दी क्रॉस हो, जैसा कि हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बताया था विद इन दी क्रॉस। ठीक है, ये वाला विद इन दी क्रॉस के अंदर हो, क्रॉस के अंदर हो। और दूसरा वाला ये वाला है, यानी कि व्हेन वन पोजीशन लाइज एट क्रॉस एंड अदर विद इन दी क्रॉस, तब जाके बच्चों कंसिस्टेंसी टेस्ट में ये फेल होगा। तो आपको ये सारी की सारी बातें बता दी। इसके अलावा बच्चों इस चैप्टर में एक वीडियो और हमने बनाई हुई है। वो वीडियो में हमने बेसिकली ये समझाया है कि किस तरीके से नॉर्मल गुड्स, गिफिंग गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स के केस में आपका जो डायग्राम है मतलब वो निकालते हैं, क्योंकि इसमें इंडिफरेंस कर्व का यूज़ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हिक्स ने अपने डायग्राम में प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट को डिवीजन करना सिखाया। वो हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे बच्चों, वो हमने की हुई भी है। यहाँ पर हम आपको एक कंपैरिजन करा देते हैं जो कि है हिक्स का और सैमुएल्सन की थ्योरी का, जैसा कि एग्जाम में भी उस क्वेश्चन पे भी आया हुआ था। तो सबसे पहला ये है कि रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, कंज्यूमर chooses combination A over B, it means A is preferable than B. Choice can be revealed at a preference for a combination only if all alternative combination are strongly ordered. Logical ordering theory जो है weak order पर based है। इसका मतलब A और B में से अगर आप A को चूज करते हो तो आप पक्के तौर पे ये नहीं कह सकते कि A अच्छा है, बस आप ये कह सकते हो कि B A से अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच जो है वो केवल नॉर्मल गुड्स के केस में लागू होती है, जबकि हिक्सियन ऑर्डर के माध्यम से, यानी कि लॉजिकल ऑर्डर के माध्यम से आप नॉर्मल गुड्स
इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स तीनों ही केसेस को एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा जो रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को सेपरेट नहीं करती, यानी कि इनकम इफेक्ट को नहीं दिखाती है, केवल प्राइस इफेक्ट को दिखाती है। जबकि अगर आप बात करोगे रिवेल्ड प्रेफरेंस की जगह लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी की, तो आप उसमें प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तीनों को ही एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बच्चों ये पूरा का पूरा टॉपिक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारा कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।